कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आरुषि, आयुषी, अंजना एंड आराध्या। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी कंप्लीट किए थे ना, मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। देवांश, आप एब्सेंट थे ना लास्ट क्लास में? यस सर। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली यही सारी चीजें किया था कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ, नहीं ये अजीब सा हो जाएगा, Na2CO3 if 53 gram of calculate molarity of Na2CO3। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, थोड़ा सा सेंटेंस उल्टा हो जाता, बार बार लिखना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। 53 ग्राम, 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 present in 250 centimeter cube of solution, calculate molarity of, ए पार्ट है आपका Na2CO3 का निकालना है, बी पार्ट है Na प्लस का निकालना है, एंड द C1 इज CO3 - 2 का। इन तीनों पार्ट का आप लोगों को मोलारिटी निकालना है। ठीक है, अंजना आपकी ये पहली क्लास है या दूसरी क्लास है? हेलो, हेलो आराध्या, ये क्वेश्चन हो जाएगा आयुषी? यस सर। देवांश, आपसे हो जाएगा? So the answer for A is 0.2 moles per. 0.2 m और 0.2 मोल्स पर लीटर है ना? Yes sir. ओके, आई विल चेक इट आउट। और किसी का आया 0.2 m या अदर देन 0.2 m? So 0.2 moles per liter. ओके, एंड Na प्लस का देवांश? सर कर रहा हूँ। ओके, टेक योर टाइम।
is it your first or second class? आयुषी, दूसरे वाले का आंसर आया आरुषि? सर Na प्लस का 0.4 और CO3 माइनस 2 का 0.2। आराध्या, आपका आया? आरुषि नहीं आई है ना आज? हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा इधर कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आता है, मोलारिटी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा। 5.3 आएगा इसका गिवन मास, और Na2CO3 का मोलर मास कितना आया देवांश? 106 So 106. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 250 अपॉन लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 5.3 अपॉन 106 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए खुद ही कि 10 से 10 कैंसिल, और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 0.3 हटाएंगे हम लोग, 0.3 हटाएंगे तो 10 यहाँ आएगा, और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पे 2 जब 4 टाइम्स में जाएगा तो आई थिंक मोलारिटी इज इक्वल टू 0.2 m आ गया। ठीक है, 0.2 m या फिर 0.2 मोल्स पर लीटर, 0.2 m या फिर 0.2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये आया है अपना मोलारिटी Na2CO3 का। क्लियर है? यस Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मोलारिटी Na2CO3 के बाद जब भी आयंस का बोले तो हम इसको डिसोसिएट करते हैं, तो सोडियम तो प्लस में ही जाता है और CO3 का दे रखा है -2। अब इसे बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कैसे करेंगे? सोडियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2Na प्लस प्लस CO3 -2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो इसके 1 से इसका 2 देता है, और इसके कितना है? 1 है। तो इसके 1 से इसका 2 देता है, और इसके 1 से इसका 1 देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका 1 से इसको 2 देता है, डबल हो रहा है, तो इसके 0.2 m से इसका डबल देगा 0.4 m, और इसके 1 से 1 देता है तो 0.2 m से यहाँ पे भी क्या देगा? 0.2 m देगा। क्लियर है? यस सर। बस, तो यही बात थी आपकी। मोलारिटी So हमारा यहाँ। balancing repeat कर दीजिए. बैलेंसिंग देखिए यहाँ पे क्लास 11th में आप लोगों ने वेट अ मिनट, आप लोगों को स्टोइचियोमेट्री पढ़ाया था ना मैं, लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, sir. यस तो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ दिस टू गिव 1 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल ऑफ दैट। जस्ट लाइक मैंने ऐसे कराया था, CH4 प्लस O2 विल गिव H, क्या देता है ये? CO2 प्लस H2O। क्या देता है ये? CO2 प्लस H2O। अब इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हुआ तो 2O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 1 मोल, यहाँ पे देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट ऑलवेज विथ 2 मोल ऑफ दिस टू गिव 1 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर मैं बस एक का बताऊं, अगर यहाँ पे 4 ले रहा हूं तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा क्योंकि डबल है, और इसका कितना लेना पड़ेगा? 4, क्योंकि ये सेम सेम है, और इसका डबल लेना पड़ेगा 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.2 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.4, और यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.2, और यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.4। बात समझ में आ रहा है? इसका 1 मोल Yes. इसका 2 मोल देता है तो इसका 0.2 मोल इसका डबल देगा, 0.4 देगा। इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है तो इसका 0.2 मोल इसका 0.2 मोल देगा। देगा कि नहीं? यस बताइए। Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए।
हो गया? हेलो, Yes. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हम मोलारिटी ऑफ आयंस कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, ये अंजना न्यू स्टूडेंट है क्या? अच्छा चलिए, देवांश, आराध्या, आयुषी, आरुषि। हाँ, देखिए अब अपने पास आता है, मैंने चूंकि बताया था नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपने पास, वो है अपने पास नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वेट। कैलकुलेट mass of CaCO3 present in 250 ml of सेंटीमोलर सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोगों को मैंने मोलालिटी नहीं कराया ना अभी, कि करा दिया है मैंने? नहीं नहीं, लास्ट क्लास में जो आया था उन्हीं को पता होगा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आरुषि, आयुषी, तो करा दिया है। ओके। मोलालिटी कराए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आराध्या, हेलो, ये क्वेश्चन हो जाएगा? देवांश, जो आपका छूटा है वो बैकअप क्लास में कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। Okay, sir. ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे? No, sir. चलिए एक मिनट। आराध्या, आयुषी, आरुषि, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। आराध्या, ये क्वेश्चन ट्राई कर रही हैं आप? आयुषी, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये देखिए जरा, सॉल्यूशन मैं खुद ही करा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास ऑफ CaCO3 निकालो, वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, एंड सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था क्या, 1/100 m होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बस यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये m दे रखा है 1/100, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद मास की बात करेंगे। और वॉल्यूम दे रखा है 250 डिवाइडेड बाई 1000। तो एक काम करते हैं, ये कैंसिल करते हैं, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में, और यहाँ बन जाएगा 1/100। ये जो 4 है सीधे सीधे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा 1/400। और ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 1/400। होगा कि नहीं? CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है, और ये Yes. कितना हो जाएगा, Yes. 1/4। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/4 ग्राम। या फिर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 ग्राम हो जाएगा। Yes. बहुत आसान था।
Yes. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अपने पास जो सवाल है, सवाल नहीं, अब आते हैं हम नए टॉपिक पे, नॉर्मैलिटी। देखिए नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मैलिटी को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो यहाँ देखिए क्या होगा, अपने पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी के बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास। एक्चुअल में हम उल्टा स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सबसे छोटा टॉपिक इक्विवेलेंट मास समझना है, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद हम नॉर्मैलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और देखिए इक्विवेलेंट मास कितना आसान है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है अपने पास मोलर मास अपॉन में, मोलर मास अपॉन में एक्स। क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन में एक्स होता है। ठीक है, मोलर मास आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हर किसी का कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो मोलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहीं पे एक्स की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स जो होता है आपका, इसको हम वैलेंसी फैक्टर या फिर हम इसे कहते हैं एन फैक्टर। ये मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट मास निकालने को दे दे किसी भी चीज का आपको, तो मोलर मास निकाल ही सकते हैं। और मैं ये सिखा दूंगा कि एक्स जो होता है एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल के हम रखते हैं, कि कितना होता है कैसे निकालते हैं। तो आप लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं कि नहीं देवांश? Yes, sir. Yes. चलिए ठीक, इसे लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. एक मिनट हो। तो देखिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर की बात कर रहा था मैं। देखिए ये जो एक्स होता है बेसिकली आपका ध्यान से देखिएगा, एक्स यानी एन फैक्टर। अगर एसिड का एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बेस का एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जो एसिड का एन फैक्टर होता है, एक्चुअल में हम यहाँ देखते हैं कि H प्लस कितना रिलीज किया, जितना H प्लस रिलीज करेगा उतना X हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल HCl लेता हूं, और HCl से कितना H प्लस रिलीज करेगा, एक ही H प्लस रिलीज करेगा कि नहीं, HCl में Yes, एक H sir. है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, sir. अगर इसका मैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालता हूं, तो इसका मोलर मास अपॉन में X का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, Yes. 1 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहीं पे मान लीजिए H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो H2SO4 कितना H प्लस निकाल सकता है बताइए, H2SO4 के पास कितना H है, 2 है, तो ये 2H प्लस 15. निकालेगा। तो यहाँ पे इसका मोलर मास 98 होता है और X इसका 2 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चूंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था मास और वेट सेम ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अगर इनकेस अगर आपके पास HNO3 दे रखा है, ठीक है, HNO3 दे रखा है, तो इसमें से कितना H प्लस रिलीज कर सकता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बताइए जरा।
1. 1. 1 कर सकता है, तो इसका मोलर मास 63 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा कि नहीं? Yes. Yes. क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब देखिए, अगर जो बेस है, बेस के लिए हम यही देखते हैं कि इसमें OH माइनस कितना रिलीज करेगा, OH माइनस कितना रिलीज करेगा, बात समझ रहे हैं आप? OH माइनस जितना रिलीज करेगा उसका X वैलेंस फैक्टर उतना ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास NaOH है, तो इसमें दिख रहा है कि कितना OH माइनस रिलीज करेगा, एक ही करेगा। 1. ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकाला जाए तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इसका मोलर मास अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं? वहीं पे MgOH का होल ट्वाइस है, तो आप खुद ही देख रही हैं कि इसमें कितना OH माइनस रिलीज कर सकता है, बताइए जरा। 2, तो यहाँ पे 2. क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन में 2 हो जाएगा कि नहीं? इसमें X का वैल्यू 2 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है AlOH का होल थ्राइस जस्ट सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका मोलर मास अपॉन में क्या आएगा 3. Sir, 3. 3. तो बेसिकली एसिड में ये देखते हैं कि कितना H प्लस दे देगा, बेस में ये देखते हैं कि कितना OH माइनस दे देगा, और सॉल्ट में हम देखते हैं, सॉल्ट में हम देखते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, टोटल हम क्या देखते हैं पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए Na2SO4 है, ठीक है, क्या आपके पास Na2SO4, और इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Na प्लस में जाएगा, प्लस में SO4 माइनस 2 में जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा इसका मोलर मास अपॉन में x का मतलब क्या हो गया, या तो पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या नेगेटिव चार्ज देख लीजिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं -2 है, और पॉजिटिव चार्ज जो देख रहे हैं आप +1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू +1 +2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मोलर मास जो भी हो, जो कि कितना होता है 142 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए CaCO3 की बात कर रहे हैं, तो CaCO3 में क्या हो जाता है आपका Ca+2 हो जाता है, प्लस CO3 -2 हो जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन में, बताइए जल्दी। मोलर मास अपॉन में क्या होगा 2. 2 हो फिर 2. जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस सॉल्ट में हम टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, इसे सही से लिख लीजिए आप लोग। अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो एक्सेप्शन पे दूंगा, आप लोग देखिएगा कि कैसे करते हैं। हो गया।
Sir, done. डन हो गया, वेरी गुड। चलिए, तो मेरा सवाल ये है कि कैलकुलेट एक्स, ठीक है, एक्स का मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर फॉर फॉलोइंग के लिए एक्स निकालना आपका, जो ए है आपके पास वो है H3PO4, बी जो है अपने पास H3PO3, सी जो है आपके पास H3PO2। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये आप लोगों का। जी बताइए। इसमें बताइए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। Sir, 3. 3 है, 3 एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 3. 3 एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, Sir, 3. 3। देखिए ये तो मतलब H3 देख के आप लोगों ने 3 बोला है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, और ये बहुत ज्यादा ही गलत हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ठीक है, आपने तो बस H3 देखा, यहाँ पे बस कोइंसिडेंटली सही हो जाता है, क्यों H3 है, एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ देखेंगे P पे डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको हर ब्लॉक में, जैसे आपके पास फॉस्फोरस हो गया, सल्फर पे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली पूछता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अभी आप लोग 11th में जस्ट आए हैं तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में ये, लेकिन ये बाद में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह के बारे में तो पता है आप लोगों को, पता है या नहीं, सच बताइएगा। हेलो, अरे आप लोग No, बोलते sir. हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में नहीं पता। तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी एक्चुअल में यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मैंने बढ़ा दिया क्योंकि जेई में पढ़ाना जरूरी होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो होता है आपका, ठीक है, कि टेंडेंसी टू attract or withdraw, tendency to withdraw shared pair of electron। तो मतलब बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो अगर आप लोगों को इसको याद रखना है, ये एलिमेंट के नाम से तो रूबरू हो चुके होंगे आप लोग, ठीक है, बचपन में ही। फोन से याद Yes, sir. रखिए, फोन,
F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ये, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन। अब देखिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो देता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं? सर Yes, sir. Yes, तो sir. बस यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या Yes. करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने तरफ डिस्प्लेस करेगा। जस्ट सपोज मैंने जो रेड वाला हाइड्रोजन की तरफ लिखा है ये वाला, ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास सेकंड इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इस वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल्टा का मतलब छोटा सा चार्ज। ठीक है, -1 का मतलब क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। -2 का मतलब ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, ये डेल्टा निगेटिव का मतलब जरा सा अपने तरफ डिस्प्लेस किया तो डेल्टा नेगेटिव आया, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट को सही से समझिए कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस वजह से हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बना रहेगा और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको अपने तरफ खींचेगा, स्लाइटली अपने तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन थोड़ा सा उधर दिया रहेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? Yes, sir. यस अब सर यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये हो जाता है आपका जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज जरूर देखा होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड देखा आपने? आयनिक कंपाउंड तो देखा होगा ना? Yes, sir. यस सर आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखिए एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ। अगर आप लोग आईआईटी का टारगेट कर रहे हैं तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर नहीं आता आपको आयनिक कंपाउंड, आप सीधे बताइए। ठीक है, ये नॉर्मैलिटी आप लोगों को मैं जनरली बच्चे बोर्ड और नीट वालों, मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देते उनको नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, नॉर्मैलिटी अभी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। आयनिक बॉन्ड पता है, आयनिक कंपाउंड पता है? यस सर हेलो, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लूज किया दूसरा गेन किया, उनके बीच में एक बॉन्ड बना, उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड जो होता है ना वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये भी जब वाटर में जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज है कि नहीं, चार्ज है ना? Yes, sir. चार्ज Yes, होने sir. की वजह से ये सॉल्यूबल होगा, मतलब डिसोसिएट होगा, और यहाँ से 3H+ इजीली निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे, 3H+। इस वजह से यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 आ जाता 3. है। जबकि यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ है, तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा नेगेटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट फास्फोरस और हाइड्रोजन का सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना से मैं खींचूंगा उतना से वो खींचेगा। मतलब कि जो फास्फोरस जितने पावर से खींचेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन भी फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को उतने ही पावर से अपने तरफ विदड्रॉ करेगा। तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं? तो Yes, ये sir. कोवलेंट था तो कोवलेंट ही रह जाएगा। इसमें थोड़ा सा आयनिक नेचर आ जाता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो ये क्या होता है, इजिली डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ से 2H+ तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। 2. सिमिलरली यहाँ पे एक डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से आपका ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, और x इज इक्वल टू यहाँ कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से बस एक H+ निकलता है। ठीक ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, इससे sir. लिख लीजिए आप लोग। ये एक एक्सेप्शन था जिससे मतलब मुझे पता ही था, आप लोगों को भी पता है कि 3 3 3 ही बताते, क्योंकि जैसा मैं कॉन्सेप्ट सिखाया था उस हिसाब से वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करके लिखिएगा आप लोग, देवांश, आयुषी, आरुषि, आराध्या एंड कौन, कौस्तुभ। कौस्तुभ हाय वाय लिख के भेज दिया करिए, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता मुझे।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. चलिए, वेरी गुड। तो ये था आपका एक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग वो ना भूलिएगा जो मैं सिखाना चाह रहा था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स, और एक्स मैंने सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा था सबसे पहले कि आपको ये आ जाए इक्विवेलेंट वेट, फिर हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब तो आप शायद मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आप किसी भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एक्स, और एक्स का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। Yes, sir. एक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको। तो अब देखिए अपने पास क्या आएगा। अब आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। और यहाँ पे देखिए, तो आपको इक्विवेलेंट मास फॉर्म फाइंड आउट करने आता ही है, और गिवन मास आपको दिया होगा। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग। ए जो है आपका 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4। बी जो है आपके पास 49% वेट बाय वेट H2SO4। सी जो है आपका पास 10% वेट बाय वेट CaCO3। डी जो है, एक मिनट रुक जाइएगा, आप ये सब करिए, डी के लिए मैं कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। सिक्स परसेंट वेट बाय वेट NaHSO4। इन सब में क्या निकालना है हमें, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आप लोगों को। और इसका जो यूनिट होता है आयुषी, लेट मी कंफर्म इट, आयुषी है ना, हाँ आयुषी। इनका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूनिट होता है, ठीक है। Okay. तो पहले वाले का आंसर आपने, आयुषी ने दे दिया, और बाकी के लोग बताइए क्या होगा। बाकी के लोग भी दे सकते हैं आंसर पहला वाला। So 0.01.
ओके 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। Yes. देवांश, कौस्तुभ, देवांश कहाँ गए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे वाले का, बी का। Sir, second 1 gram equivalent. अच्छा, हाँ ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट पूरा बोला करिए प्लीज। आराध्या, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं? Yes, sir. ओके, हो गया पहला। पहले तो हो गया 2-3 लोगों का। The third का 0.2 ग्राम ओके ओके, बेटा पहले वाले का सबका आ गया। आराध्या, कौस्तुभ अभी मैसेज नहीं कर रहा। Sir, third वाले का 2 gram equivalent. 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। और फोर्थ वाले का? चलिए मैं पहला वाला जरा देख लूं। 0.49 ग्राम H2SO4 दे रखा था और इसमें मैंने ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रखा था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल लीजिए या फिर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इसका जो H2SO4 का आएगा मेरे ख्याल से 98/2 आ जाएगा, विच मीन्स 49। तो यहाँ लिख देंगे हम 49 और ये कैंसिल और 100 से नीचे, ठीक है। वेरी गुड। 0.01 जिस जिसको आया, जिस जिस का भी आया है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद मैंने 49% वेट बाई वेट दे रखा था, तो 49/49, वाह वेरी गुड। 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे वाले का आया है। थर्ड वाले का क्या दे रखा हूं मैं, 10% वेट बाई वेट, तो 10 ग्राम और ये आ जाएगा 50। 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। आरुषि, आयुषी वेरी गुड। आराध्या थर्ड वाले का ये आंसर, सेकंड वाले ये, फर्स्ट वाले ये, और डी निकालना है। So 0.1 ग्राम equivalent. डी वाले का क्या दे रखा हूं मैं? 6% weight by weight NaS ठीक है, NaHS. 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/1/20 60। तो ये 1/10 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका किसका आया? Sir, मेरा. Sir, मेरा आ गया. ठीक है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। वेरी गुड, Sir, बस एक मिनट स्लाइड बैक कर दीजिए. ओके। Sir, done.
हो गया, चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. ओके, तो देखिए हमने ये सिखा दिया आपको, दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि मैंने यहाँ शुरू किया था नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया अपना, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया, इक्विवेलेंट मास आप लोगों को अच्छे से आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया अच्छे से, और नॉर्मेलिटी अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? नॉर्मेलिटी। देखिए ये जो x है ना, x, ये n फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन, जो क्लास 11th के सेकंड बुक का पहला चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम एन फैक्टर, डी ब्लॉक वगैरह में जो क्लास 12 के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट वगैरह में ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर खासकर, तो इसको अच्छे से सीखेंगे। एक्चुअल में यहाँ नॉर्मेलिटी में जो जहां जहां यूज होता है, लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो उसी को बताया हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग के ऊपर बाउंस भी करने लगेगा, तो बेटर है कि सिलेबस के हिसाब से देख के चले। आगे टाइम के साथ हम और सीख जाएंगे कि एन फैक्टर हर किसी का कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी पे, और नॉर्मेलिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, और नॉर्मेलिटी को लिखते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है, एंड नॉर्मेलिटी। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट per sorry, number of gram equivalent of solute per unit volume of solution is called normality. तो normality n is equal to क्या हो जाएगा, number of gram equivalent of solute upon में volume of solution in liter। तो नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट मास चाहिए होगा, जो निकाल सकते हैं आप लोग। इक्विवेलेंट मास के लिए x चाहिए होगा, वो भी निकाल सकते हैं इजीली। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक इम्पोर्टेंट सा गया, नॉर्मल सा कैलकुलेट, एक मिनट रुक जाइए, वही सारे क्वेश्चंस हैं बेकार से। 7 ग्राम of H2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate normality. Calculate normality of
following. 25% weight by volume. CaCO3. 60% weight by volume. NaHSO4. दो ही करिए आप लोग. Seven gram of H2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity. हो गया. हेलो. सर कर रहे हैं. ओके.
हेलो सर फर्स्ट 28. 28 या 1/28 किसी ने लिखा। चलिए मैं ये करता हूँ, पहला वाला देखते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास हमें पता है 49 आएगा, अपॉन में 250 वॉल्यूम, और अपॉन में लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये 7 जब 49 तो 1/7 इंटू 1000 अपॉन में, मैंने कहीं गलती कर दिया क्या बताइए। ये तो 4/7 आ रहा है। आरुषि, क्या नाम है, आयुषी। यस सर. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 होगा कि नहीं, मोलर मास अपॉन में x2 हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा, 49 देगा। आप यस. लोगों को Yes, समझ sir. में आ रहा है सबको। तो ये 7/49 और वॉल्यूम 250/1000, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 4/7 आ रहा है कि नहीं नॉर्मेलिटी, 4/7 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं हम लोग 4/7 N। ठीक है, मैंने इसका यूनिट लिखना भूल गया कि इसका यूनिट जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, या फिर डायरेक्ट हम लोग N लिख देते हैं। चलिए दूसरी वाली करिए। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग 25% वेट बाय वॉल्यूम। ये भी मुझे थोड़ा आयुषी गलत, एक मिनट रुक जाइए, आयुषी आरुषि आयुषी, हाँ आयुषी, ये भी मुझे, एक मिनट रुक जाइए, 25/, गलत ही लग रहा है, 0.02 N। मैं क्या चेक कर लूंगा एक बार। बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये किस किस का आ गया, आरुषि, आराध्या। सर मेरा 5 आ रहा है. हाँ 5 ही आएगा। कौस्तुभ, कौस्तुभ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप, बस आयुषी आयुषी आयुषी। चलिए दूसरा वाला मैं दिखा रहा हूँ, 25% CaCO3 है, वेट बाय वेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब हमें क्या है कि 25 ग्राम, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा हूँ ना, हाँ सॉरी, वेट बाय, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 100 ml, इन 100 ml। अब हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 25 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, मोलर मास इसका 100 और चार्ज इस पे 2 आएगा, तो आ जाएगा इसके पास इक्विवेलेंट मास 50, और वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे लीटर के लिए, तो ये कितने टाइम से चला जाएगा 25/50 इंटू 1000/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 टाइम्स से चला जाएगा, और ये 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 ग्राम पर इक्विवेलेंट और 5 N होगा। ठीक है, Yes, sir. अब दूसरे वाले का आंसर बता दीजिए आयुषी, आरुषि और आराध्या। 60% वेट बाय वॉल्यूम NaHSO4। सर इसका भी 5 N आ रहा है. इसका भी 60% Na, हाँ तो ये भी 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ पे है आपके पास 60% वेट बाय वॉल्यूम NaHSO4। NaHSO4 का जो मोलर मास होता है
वो 120 होता है और इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 120/2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये सब यूज होगा इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन में कि एक मिनट इक्विवेलेंट मास, ये थोड़ा सा मैं भी आपने गलत बोला। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 60 ग्राम ऑफ NaHSO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो देखिए इस बार मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम जो होगा वो कितना है 100 ml है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब गिवन मास जो है वो 60 ग्राम है और इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मोलर मास इसका 1/20 और डिवाइडेड बाई इस पे चार्ज जो आएगा 2 आएगा तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कैंसिल 1/10 हो जाएगा, तो 60/60 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 60 से 60 कैंसिल, तो ये 10N आ गया कि नहीं, 10N या फिर 10 ग्राम बताइए। यस सर। क्लियर है? Yes. यस सर। चलिए ठीक है, तो ये था अपना नॉर्मेलिटी। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH in 250 ml of semi normal हो जाए तो बताइएगा। हो गया? सर 5 ग्राम। 5 ग्राम, वेरी गुड आयुषी। आराध्या? देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बताइए जरा। 1/2. 1/2 हो गया, तो नॉर्मेलिटी 1/2 हो गया। अब देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, एक काम करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये क्या हो जाएगा 250 और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 सीधे सीधे ऊपर जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए
1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने n कंसीडर कर लिया, n 4n हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास m अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इसका कितना आएगा, मोलर मास अपॉन में x इज इक्वल टू 40, तो ये 40 हो जाएगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/4। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 10 टाइम्स में, तो m इज इक्वल टू कितना आया, 10 ग्राम आया ना। Yes, sir. देखते रहिएगा लोग, कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, I'm also a human being, तो कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. 4 टाइम्स 4, ये 1/, हाँ देखिए गलत हो गया ना, बोला था मैं, ये 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 सीधे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/8 होगा ना, Yes. यहाँ 1/8 होगा, और जब ये 1/8 होगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा ना, 5 times, yes, sir. यहाँ पे 5 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 5. 5 ग्राम आ जाएगा, बस। क्लियर है। तो कैलकुलेशन Yes, पे देखा करिए, अपने आप पे भी भरोसा रखा करिए। स्लाइड चेंज करूं, yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। आप लोगों ने एनसीईआरटी किया, बताइए एनसीईआरटी कर रहे हैं आप लोग। Yes, sir, कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में पूरी एनसीईआरटी करके आइएगा, ट्यूसडे में क्लास है, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी करके आइएगा, उसमें जो डाउट होगा वो पूछेंगे, और सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे हम लोग। Yes, sir. ये वाला सवाल हो जाएगा आप लोगों से, Yes, sir, try कर। करिए।
Sir, 25.2 ml. 25.22 ml. Very good. Very good. ये सबसे हो गया 25.22 ml। देखिए यहाँ डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे एक वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है 0.25 ml। हमें इस डेंसिटी के हेल्प से इसका सबसे पहले मीथेनॉल है, मीथेनॉल का हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास निकाल के इसका मोलारिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि डेंसिटी जो भी हो वो किसमें है, केजी पर लीटर में है। अपॉन मोलर मास को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.793 ले लेंगे, और मीथेनॉल का क्या होता है फॉर्मूला, CH3OH होता है। Yes, sir. कार्बन का 12 + 4 + 16, ये कितना हो जाएगा, 32 होगा Sir, क्या, 32. Yes, sir. उसका 32 होगा, हाँ 32 ग्राम पर मोल आया। लेकिन इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसको भी केजी में लाना जरूरी है, तो ये कितना हो जाएगा 0.032 केजी पर मोल। अब यहाँ देखिए Yes, ये sir. फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए केजी से केजी कैंसिल, जब ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, और ये पर लीटर है, ये तो पर लीटर ही रहेगा, तो मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोलारिटी का है कि नहीं। Yes, sir. तो डेंसिटी अपन मोलर मास से भी हम मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया था 24.78 मोल पर लीटर, यही आया था ना मोलारिटी। Yes, sir. ये आ गया 24.7 लीटर। इसके बाद आप लोग लगा लीजिएगा M1V1 = M2V2। ठीक है, M1 यहाँ पे 0.25 ले लीजिए, ये कितने वॉल्यूम में है, 2.5 लीटर में है। M2 जो है अपना 24.78 आया, और V2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पहले तो कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट जेई के, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑन ट्यूसडे। ठीक है, Okay, sir. आयुषी आपने हाँ हैंड रेज किया, कोई प्रॉब्लम। Accuracy of precision. एक्यूरेसी और Precision. अच्छा, एक्यूरेसी और प्रेसिजन बेसिकली देखिए ये जो है ना फिजिक्स का पार्ट आ जाएगा, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी आपको इसके बावजूद पढ़ना होगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट। Okay, sir. Sir, you are not audible. हाँ, मैं कह रहा था कि एरर्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर